नमस्कार दोस्तों, कक्षा 9 विज्ञान में हम 14 नंबर के पाठ के अंत की तरफ चल रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने नाइट्रोजन चक्र का अभ्यास किया था। आज हम अभ्यास करेंगे कार्बन चक्र की बात। हमारा सवाल नंबर 21 है। कार्बन चक्र के लिए आप लोगों को ये चित्र भी बनाना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए चित्र बताया गया है और देखते हैं कार्बन चक्र के बारे में कि कार्बन जो है वह पृथ्वी पर बहुत सारी अवस्थाओं में पाया जाता है। कौन सी अवस्थाएं वो देखने को मिलेगा हमें ख़ास रूप से कार्बन जो है वह मूल रूप में हीरा और ग्रेफाइट में पाया जाता है। यौगिक के रूप में यह वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में हीरा, ग्रेफाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और विभिन्न प्रकार के खनिजों में कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के रूप में भी पाया जाता है। जबकि सभी जीव रूप कार्बन आधारित अणु जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, न्यूक्लिक अम्ल, विटामिन आधारित होते हैं। बहुत सारे जंतुओं के बाहरी और भीतरी कंकाल भी कार्बोनेट लवणों से बने होते हैं। इन सभी में कार्बन पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो सूर्य की उपस्थिति में उन सभी पौधों में होती है जिनमें क्लोरोफिल होता है और इसी क्रिया द्वारा कार्बन जीवन के विभिन्न प्रकारों में समाविष्ट हो जाता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा कार्बन सभी प्रकार के जीवों में समाविष्ट हो जाता है। यह प्रक्रिया वायुमंडल में या जल में घुले कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज अणुओं में बदल देती है। यह प्रक्रिया यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो है वह जल में घुले कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज के अणुओं में बदल देती हैं। ये ग्लूकोज के अणु या तो दूसरे पदार्थों में बदल दिए जाते हैं या ये दूसरे जैविक रूप से महत्वपूर्ण अणुओं के संश्लेषण के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। उसके बाद देखें तो जीवित प्राणियों को ऊर्जा प्रदान करने की प्रक्रिया में ग्लूकोज का उपयोग होता है। तो हमने देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड जो जल में घुला हुआ था उसका उपयोग उसमें से ग्लूकोज बनेगा। ग्लूकोज में से प्राणियों को ऊर्जा प्रदान की जाती है, शक्ति मिलती है। उसके बाद श्वसन की क्रिया द्वारा ग्लूकोज को कार्बन डाइऑक्साइड में बदलने के लिए ऑक्सीजन का प्रयोग हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। यह कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में वापस चली जाती हैं और दहन की क्रिया जहां ईंधन का उपयोग खाना पकाने, गर्म करने, यातायात या उद्योगों में होता है उसके द्वारा वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रवेश होता है। जब से औद्योगिक क्रांति हुई है और मानव ने बहुत बड़े पैमाने पर जीवाश्म ईंधनों को जलाना शुरू किया तब से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 2 गुनी हो गई है। जल की तरह कार्बन का भी विभिन्न भौतिक और जैविक क्रियाओं के द्वारा पुनर्चक्रण होता रहता है। पुनर्चक्रण, ये बात हो गई कार्बन डाइऑक्साइड चक्र की, कार्बन चक्र। उसके बाद है हमारे पास ग्रीन हाउस प्रभाव। तो ठंडे मौसम में देखें तो उष्णकटिबंधीय पौधों को गर्म रखने के लिए आवरण बनाने की क्रिया में इस अवधारणा का एक तो काम नहीं, हमें इसको निकाल देना है। क्रियाकलाप 14.1 जो आगे लिखा है उसके आधार पर बताया गया है। तो ठंडे मौसम में यह लिखना ही पड़ेगा। पौधों को गर्म रखने के लिए जो आवरण बनाने की प्रक्रिया होती है उसी आवरण को ग्रीन हाउस कहा जाता है और वायुमंडलीय प्रक्रियाओं में भी ग्रीन हाउस होता है। कुछ जगह से हमारा सवाल था, यहाँ पे हमने भूल गए, शायद ग्रीन हाउस प्रभाव नाम का सवाल था। तो ग्रीन हाउस प्रभाव हमें कहाँ पे मिलेगा? ठंडे मौसम में, ठंडे विस्तारों में पौधों को गर्म रखने के लिए जो आवरण है होता है उसको ग्रीन हाउस कहते हैं। और कुछ गैसें
पृथ्वी से ऊष्मा को पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर जाने से रोकती हैं। वायुमंडल में विद्यमान इस प्रकार की गैसों में वृद्धि संसार के औसत तापमान को बढ़ा सकती है। याद रखिए, औसत तापमान बढ़ जाता है और इसी प्रकार के प्रभाव को भी ग्रीन हाउस कहा जाता है। पृथ्वी का औसत तापमान जो है वो बढ़ेगा तो ग्रीन हाउस प्रभाव होता है। कार्बन डाइऑक्साइड भी इसी प्रकार की एक ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस कौन सी है तो याद रखना है कार्बन डाइऑक्साइड। वायुमंडल में विद्यमान कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि से वायुमंडल में ऊष्मा की वृद्धि होती है और इस प्रकार के कारणों के द्वारा वैश्विक ऊष्मीकरण यानी ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति उत्पन्न होती है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से वृद्धि से ग्लोबल वार्मिंग यानी वैश्विक ऊष्मीकरण की स्थिति उत्पन्न होती है। ये बात हो गई ग्रीन हाउस प्रभाव की। ऑक्सीजन चक्र 23वां सवाल। ऑक्सीजन पृथ्वी पर बहुत अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। इसकी मात्रा मूल रूप में वायुमंडल में लगभग 21% है और बड़े पैमाने पर पृथ्वी के पटल में यौगिक के रूप में तथा वायु में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में भी यह ऑक्सीजन पाई जाती है। पृथ्वी के पटल में यह धातुओं तथा सिलिकॉन के ऑक्साइड के रूप में पाई जाती हैं। यह कार्बोनेट, सल्फेट, नाइट्रेट तथा अन्य खनिजों के रूप में भी पाई जाती हैं। यह जैविक अणु जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, वसा का भी एक आवश्यक घटक है। कार्बन की तरह ही है। लेकिन अब जब हम ऑक्सीजन चक्र के बारे में बात करते हैं तो मुख्य रूप से उस चक्र को निर्देशित करते हैं जो ऑक्सीजन की मात्रा को वायुमंडल में संतुलित बनाए रखता है। वायुमंडल से ऑक्सीजन का उपयोग 3 प्रक्रियाओं में होता है। पहली प्रक्रिया है श्वसन, दूसरी दहन और तीसरी नाइट्रोजन के ऑक्साइड के निर्माण में। वायुमंडल में ऑक्सीजन में केवल एक ही मुख्य प्रक्रिया होती है, वह प्रक्रिया है प्रकाश संश्लेषण। उसी के द्वारा यह लौटती है, ऑक्सीजन वापस लौटती है। इस प्रकार से प्रकृति में ऑक्सीजन चक्र की रूपरेखा बन जाती है। यदि हम जीवन में श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन को महत्वपूर्ण मानते हैं, परंतु कुछ जीव जैसे कि बैक्टीरिया जो हैं वह तत्वीय ऑक्सीजन द्वारा जहरीले हो जाते हैं। कुछ जीव यानी बैक्टीरिया जो हैं ऑक्सीजन का उपयोग करके जहरीले हो जाते हैं। वास्तव में बैक्टीरिया के द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में नहीं होती। आगे हमारा अंतिम सवाल है ओजोन की परत के बारे में समझाइए। तो ऑक्सीजन, तत्वीय ऑक्सीजन मूल रूप से सामान्य रूप से द्विपरमाणविक हैं, लेकिन वायुमंडल के ऊपरी भाग में ऑक्सीजन के 3 परमाणु वाले अणु भी पाए जाते हैं। उसे O3 यानी ओजोन कहा जाता है तथा इसे ओजोन कहते हैं। ऑक्सीजन के सामान्य द्विपरमाणविक अणु के विपरीत ओजोन जो है वह विषैला होता है और हम भाग्यशाली हैं कि ओजोन पृथ्वी की सतह के नज़दीक स्थिर नहीं रह पाता। इसका कार्य क्या है ये याद रखना है, ये बहुत ही महत्व का कार्य है। यह ओजोन जो है वह सूर्य से आने वाले हानिकारक विकिरणों को अवशोषित करती हैं। इस प्रकार यह उन हानिकारक विकिरणों को पृथ्वी की सतह पर पहुंचने से रोकती हैं और कई जीव रूपों को जो ओजोन की परत है ये हानिकारक विकिरण कई जीव रूपों को हानि पहुंचा सकते हैं। हाल ही में यह पता चला कि ओजोन परत का अवक्षय होता जा रहा है यानी नुकसान हो रहा है। मनुष्य के द्वारा बनाए गए विभिन्न प्रकार के यौगिक जैसे कि CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन वायुमंडल में स्थिर अवस्था में उपस्थित हो जाते हैं और इसी CFC जिसके कारण क्लोरीन तथा फ्लोरीन युक्त CFC जो हैं वह उसके अंदर क्लोरीन और फ्लोरीन दोनों होते हैं। ये बहुत स्थायी होते हैं तथा किसी जैव प्रक्रिया द्वारा भी विघटित नहीं होते। एक बार जब वे ओजोन परत के समीप पहुंचते हैं तो ओजोन अणुओं के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। परिणाम स्वरूप ओजोन की परत में कमी आई और हाल ही में
हाल ही में एंटार्कटिका के ऊपर ओजोन परत में छिद्र पाया गया, बहुत बड़ा छेद हो चुका था। यहाँ पर आप लोग चित्र में देख सकते हैं, ये ओजोन है, यहाँ पर इसमें बीच में छेद आ चुका है जो पहले नहीं था। ध्यान से देखिए, पहले नहीं था, धीरे धीरे लाल रंग का छेद हो चुका है। और ओजोन परत के और भी अधिक क्षीण होने के कारण यानी नुकसान होने के कारण पृथ्वी पर जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों के विषय में कल्पना करना भी कठिन है। अतः बहुत लोगों के विचार में ओजोन की परत के क्षीण होने की प्रक्रिया को रोकने के प्रयास भी आवश्यक हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारा पाठ ख़त्म होता है। अगले वीडियो में हमारा आखिरी पाठ हम शुरू करेंगे, खाद्य संसाधनों में सुधार। तो इसकी चर्चा करने वाले हैं अगले वीडियो में।